हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, मेन फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, की फिगर्स इन स्ट्रक्चरलिज्म, एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। So what is structuralism? स्ट्रक्चरलिज्म किससे कहते हैं हम? स्ट्रक्चरलिज्म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट और अप्रोच है जिसका मानना ये है कि ह्यूमन कल्चर के अंदर हर एक चीज़ की एग्जिस्टेंस को जानने के लिए उसके पीछे के सिस्टम को, उसके पीछे की स्ट्रक्चर्स को जानना ज़रूरी है। मतलब ये कि हर एक चीज़ जो इंडिविजुअल चीज़ है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि हम उसके पीछे की स्ट्रक्चर्स को या सिस्टम को नहीं जानेंगे। मीनिंग की अपनी कोई एग्जिस्टेंस तब तक नहीं है जब तक हम उसकी स्ट्रक्चर्स को नहीं समझेंगे। हर एक चीज़ के पीछे एक लार्जर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसको हम समझते हैं, उसके बाद उस इंडिविजुअल चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है। तो स्ट्रक्चर्स और सिस्टम पहले आता है, उसके बाद इंडिविजुअल मीनिंग आता है। एक सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स होते हैं जो मीनिंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक सोसाइटी की, हर एक कल्चर की, हर एक सिस्टम की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि उस मीनिंग को अपने मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो हम क्या करते हैं कि उस वर्ड के इर्द गिर्द जो भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें समझते हैं। उसके बाद हमें समझ आ जाती है कि इस वर्ड का ये मीनिंग होगा। तो इस तरह से किसी भी ह्यूमन कल्चर में एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जो कि हमें बताता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम मीनिंग क्रिएट करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल थिंग या वर्ड की अपनी एग्जिस्टेंस तब तक नहीं है जब तक कि हमें उसके पीछे की स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगी। तो ये कहता है स्ट्रक्चरलिज्म कि हर एक चीज़ को समझने के लिए उसके पीछे की स्ट्रक्चर्स या सिस्टम को समझें। हर एक चीज़ के पीछे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम पहले समझते हैं, उसके बाद मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? फर्डिनेंड डी सोसो, जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखते हुए उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइन है, कि लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट साइंस होते हैं जिन्हें समझा जाता है। लैंग्वेज सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को नहीं कहते, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस है। और वो साइन किससे मिलकर बनते हैं? एक साइन के अंदर एक सिग्निफायर होता है, यानी कि फिजिकल फॉर्म ऑफ वर्ड। जैसा कि वर्ड है ट्री, इसकी फिजिकल फॉर्म क्या है? TREE। तो ये है सिग्निफायर, फिजिकल फॉर्म। और एक है सिग्निफाइड, यानी कि कॉन्सेप्ट। हमने ट्री का जो मेंटल इमेज क्रिएट किया उसे हम सिग्निफाइड कहेंगे। तो लैंग्वेज साइंस से मिलकर बनती है और एक साइन के अंदर एक सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड होता है जिसे हम समझकर मीनिंग क्रिएट करते हैं। उसके अलावा उन्होंने डिस्कस किया लैंग और पेरोल। लैंग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जैसा कि ग्रामर, रूल्स, पैटर्न्स, इनको हम लैंग कहेंगे। और पैरोल किसे कहेंगे? यूज ऑफ लैंग्वेज। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में हम डिस्कस करते हैं लैंग को, जो कि है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, ग्रामर, रूल्स और पैटर्न्स। किस तरह से ये डीप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ह्यूमन कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती हैं। हम स्ट्रक्चरलिज्म में डिस्कस करते हैं लैंग को। उसके अलावा बाइनरी ओपोजिशंस, यानी कि मीनिंग जो है वो दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके समझा जाता है। यानी हम एक चीज़ को समझने के लिए उसके ऑपोजिट चीज़ को समझेंगे, तभी हम उन दोनों के बारे में जान पाएंगे। जैसा कि लाइट है,
उसके बारे में जानने के लिए हमें उसका ऑपोजिट वर्ड डार्क के बारे में जानना होगा, यानी कि रोशनी है तो तारीकी के बारे में जानना होगा, गुड है तो इविल के बारे में जानना होगा, मेल है तो फीमेल के बारे में जानना होगा। तो हम बाइनरी ऑपोजिशंस क्रिएट करते हैं, दो चीजों के अंदर कंट्रास्ट करते हैं ताकि हम उसे समझ पाएं। तो सोसो का मानना था कि लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस है और इन साइंस के थ्रू हम मीनिंग समझते हैं। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म का मेन ओरिजिन, ये थी उसकी बुनियाद। उसके बाद है मेन फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फीचर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है स्ट्रक्चर्स आर यूनिवर्सल। हम जहां पर भी जाएंगे, जो भी वर्ड समझेंगे, उनके पीछे स्ट्रक्चर्स होंगी। हर एक जगह पर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, हर एक लैंग्वेज में, हर एक कल्चर में, मिथ्स के अंदर, स्टोरीज के अंदर और इवन हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स के अंदर, हर चीज के पीछे स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसलिए स्ट्रक्चर्स यूनिवर्सल हैं। नंबर 2 पर रिलेशनशिप्स मैटर। हम एक चीज को समझने के लिए उसका रिलेशनशिप बनाएंगे, हम एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं मीनिंग जानने के लिए। अगर एक चीज का रिलेशनशिप दूसरे के साथ नहीं बनाएंगे तो मीनिंग को जानना मुश्किल होगा। नंबर 3 पर डीप स्ट्रक्चर्स वर्सेस सरफेस फिनोमेना। हम जो भी चीज जानते हैं, जो भी सरफेस फिनोमेना है, ये एक्चुअल में किस चीज का नतीजा है? उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स का नतीजा है, डीप स्ट्रक्चर्स का नतीजा है। जो भी वर्ड है उसके पीछे जो मीनिंग आता है वो हम समझते हैं स्ट्रक्चर्स के थ्रू, डीप स्ट्रक्चर्स के थ्रू। और नंबर 4 पर है फोकस ऑन बाइनरी ऑपोजिशंस। स्ट्रक्चरलिस्ट एक्चुअल में आइडेंटिफाई करते हैं बाइनरी ऑपोजिशंस को कि किस तरह से वो ह्यूमन थॉट को स्ट्रक्चर देती हैं, जैसा कि गुड, इविल, नेचर, कल्चर, इस तरह के बाइनरी ऑपोजिशंस क्रिएट की जाती हैं और फिर उनके बारे में जाना जाता है। तो ये थे मेन फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद है की फिगर्स इन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मेन रोल किस किस ने प्ले किया? उसमें नंबर 1 पर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फर्डिनेंड डी सोसो। लिंग्विस्टिक्स के अंदर इनका मेन रोल था। नंबर 2 पर है क्लॉड लेवाई स्ट्राउस। एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने मिथ्स को स्टडी करते हुए कहा कि जितनी भी मिथ्स पाई जाती हैं कल्चर्स में, उनके पीछे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसीलिए जितनी भी मिथ्स को हम समझ पाते हैं वो उन स्ट्रक्चर्स की मेन रीज़न है। ये जितनी भी मिथ्स हम जानते हैं उनके पीछे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। नंबर 3 पर हैं रोलैंड बार्थ्स, जिन्होंने लिटरेचर में स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करते हुए कहा कि जितने भी टेक्स्ट पाए जाते हैं उनके अंदर अंडरलाइंग कोड्स होते हैं। वो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम अंडरलाइंग कोड्स कहते हैं, जिनके जरिए टेक्स्ट को समझा जाता है। इस पर उन्होंने यूज किया द डेथ ऑफ द ऑथर। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी मीनिंग्स डिटरमिन किए जाते हैं वो एक्चुअल में टेक्स्ट की स्ट्रक्चर से डिटरमिन किए जाते हैं। इसमें ऑथर का कोई रोल नहीं होता। रीडर्स जितने भी मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं, वो एग्जिस्टिंग कल्चरल और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर से करते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो अंडरलाइंग कोड्स होते हैं, उन्हें रीडर समझते हैं। उन्हें क्या पता कि ऑथर की इंटेंशन क्या थी? इसलिए बार्थ्स ने डेथ ऑफ द ऑथर यूज किया कि ऑथर का कोई रोल नहीं है। टेक्स्ट को कोड्स के जरिए, अंडरलाइंग कोड्स जिन्हें हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उनके जरिए समझा जाता है। इसमें ऑथर की इंटेंशन का नहीं पता होता, इसलिए डेथ ऑफ द ऑथर को उन्होंने तरजीह दिया। उसके बाद है जैक लाकान, जिन्होंने साइको एनालिसिस में स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करते हुए कहा कि हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स भी स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनती हैं। हमारी थॉट्स की भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके जरिए हम उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। और लास्ट में है रोमन जैकबसन, जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस किया। तो ये तो कुछ मेजर फिगर्स स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। हम स्ट्रक्चरलिज्म को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो नंबर 1 पर कहते हैं हम लैंग्वेज में। लैंग्वेज के अंदर हम ग्रामर को और मीनिंग को
सिस्टम्स ऑफ डिफरेंसेस के थ्रू एनालाइज करते हैं। लैंग्वेज के अंदर जो ग्रामर होती है, जो मीनिंग्स होते हैं, हम उन्हें डिफरेंसेस के थ्रू एनालाइज करते हैं। उसके बाद मिथ्स को स्ट्राउस ने कहा कि किस तरह से मिथ्स की भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद लिटरेचर में भी हम उसे डिफरेंट जॉनरास को, डिफरेंट पैटर्न्स को, नैरेटिव्स को डिस्कस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई करते हैं। और कल्चर में भी हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को, नॉर्म्स को जानने के लिए इस पर भी स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई करते हैं। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम लैंग्वेज पे, मिथ्स पे, लिटरेचर पे, कल्चर पे, हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं उसे जानने के लिए। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब ये कि स्ट्रक्चरलिज्म को कहाँ कहाँ क्रिटिसाइज किया गया। नंबर 1 पर इसे कहा गया कि ये टू रिजिड है। क्रिटिक्स का कहना था कि ये ओवर एम्फसाइज करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जोर देती है स्ट्रक्चर्स पर, और इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस है, इंडिविजुअल चीज़ को, उसकी इम्पोर्टेंस को ये टोटली निगलेक्ट कर देती है। तो ये टू रिजिड है। और नंबर 2 पर पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, जिसके अंदर डरेडा जैसे थिंकर्स ने इसे चैलेंज करते हुए कहा कि स्ट्रक्चर्स तो खुद ही अनस्टेबल होती हैं, इसका मतलब है मीनिंग्स भी शिफ्ट होते हैं। तो उन्होंने भी इसे क्रिटिसाइज किया। उसके अलावा भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है स्ट्रक्चरिज्म पर, लेकिन मेन ये थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और उसके अलावा कुछ क्रिटिक्स ने इस पर बात की थी। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। लैंग्वेज के अंदर हमने पहले भी पढ़ा कि लिंग्विस्टिक्स में हम ऑपोजिट्स क्रिएट करते हैं, हम कंट्रास्ट करके चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि वर्ड है कैट, हम इसका मीनिंग तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम इसके ऑपोजिट्स नहीं जानेंगे। हमारे सामने कोई कैट वर्ड यूज करता है तो फौरन से हमारे माइंड में कैसे आ जाता है कि ये एक फरी एनिमल है। वो तब आता है जब हम उसके ऑपोजिट्स को समझते हैं। वो कैट इसलिए है क्योंकि वो बैट नहीं है, वो रैट नहीं है, वो हैट नहीं है। तो हम ऑपोजिट्स क्रिएट करते हैं चीज़ों को जानने के लिए, हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं एक लिंक बनाने के लिए। तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके अंदर अंडरलाइंग सिस्टम्स को जाना जाता है, किसी भी कल्चर को, लैंग्वेज को, थॉट को शेप देने के लिए। मतलब ये कि मीनिंग कहाँ से आता है? स्ट्रक्चर से। हर एक चीज़ के पीछे एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि स्ट्रक्चरलिज्म किससे कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।